दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों आपने पी रेशियो का नाम तो काफी सुना होगा, खास करके अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पी रेशियो के बारे में आपको समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पी रेशियो। तो चलिए एक बार इसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने। पीई रेशियो, पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग, यानी कि जो प्राइस है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस, इसको अगर डिवाइड कर दीजिए तो जो संख्या आएगी उसको पीई रेशियो कहते हैं। तो अब ये प्राइस तो जो मार्केट में शेयर का प्राइस है वो है, ईपीएस क्या चीज है? तो चलिए ईपीएस के बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू को जानना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपनी कुछ भी उत्पाद बनाती है, तो जितना उत्पाद उसने साल भर में सेल किया, मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोडक्ट उसने सेल किया, 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ क्या हुआ? ये कंपनी का रेवेन्यू हो गया। अब इस रेवेन्यू से अपने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अर्निंग कैसे निकालेंगे? तो रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चे आते हैं, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी वेजेस है, जो भी ऑपरेटिंग में खर्चे आते हैं उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो मान लीजिए 100 करोड़ की रेवेन्यू है, 100 करोड़ आया और ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 60 करोड़, 60 करोड़ रुपया जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है। बचा कितना? 40 करोड़। अब इस 40 करोड़ को क्या बोलते हैं? EBITDA या EBDIT। EBITDA का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। और PBDIT का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये दोनों में ए का डिफरेंस है, ए इसमें है, इसमें नहीं है। तो सबसे पहले ए को समझिए, ए क्या है? ए का मतलब है एमोर्टाइजेशन। यहां पे देखिए एक और वर्ड है डी, डी का मतलब है डेप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस? एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन दोनों लगभग एक ही चीज है, केवल फर्क ये है कि ये टेंजिबल एसेट्स के लिए है और ये नॉन टेंजिबल एसेट्स के लिए। तो देखिए उत्पाद बनाने के लिए मशीनें लगती हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो फिजिकल एसेट्स हैं, मशीनें हैं, आपका ऑफिस के जो फर्नीचर्स हैं, जो भी सामान है, वो सामान जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको फिर बदलना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी एवरेज लाइफ जो है 10 साल है, तो 10 साल के अंदर आपको मशीन बदलनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल का आपको ऑफिस का फर्नीचर वगैरह बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? फिर या तो आप लोन लोगे और या फिर उत्पादन बंद कर दोगे। तो उत्पादन बंद नहीं करना है, कॉस्ट को कैरी, प्रोडक्शन को कैरी रखने के लिए जो मशीनों की डिवैल्यूएशन होती है, 10 साल के अंदर आपको मशीन चेंज कर देनी है, तो 10 साल में हर साल तो मशीन की कुछ न कुछ डिवैल्यूएशन होती है। तो वो जो डिवैल्यूएशन होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको ऑन कैलकुलेशन 10% पर एनम पकड़ा जाता है, 10% डेप्रिसिएशन होता है, ताकि 10 सालों के अंदर में 10% करके 100% कॉस्ट जो है
आपका आ जाएगा और आप उससे नई मशीन ले सकते हैं। तो फिजिकल यानी टेंजिबल एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन होता है कि उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और नॉन टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है, अब नॉन टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, वो एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट्स तो मशीनें हैं, फर्नीचर हैं, ये सब हो गए, ये टेंजिबल हो गए। नॉन टेंजिबल का मतलब नॉन फिजिकल हो गए, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, ये सब चीजें जो है, पेटेंट हो गया, ये सब चीजें जो है वो नॉन टेंजिबल है। तो नॉन टेंजिबल एसेट्स में आपने सर्टिफिकेट लिया है, फिर कुछ साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, जो लाइसेंस लिया है उसको रिन्यू करना पड़ेगा, तो उसकी भी डिवैल्यूएशन होती है। तो नॉन टेंजिबल एसेट्स की जो डिवैल्यूएशन होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो पीबीडीआईटी में डिप्रिसिएशन के अंदर में दोनों पकड़ लिया गया और एबिटा में डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों अलग अलग कर दिया गया। यही अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं। एनीवे, तो रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दिए तो बच गया जो अमाउंट, उसको बोलेंगे एबिटा या पीबीडीआईटी। अब पीबीडीआईटी में मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, जो बच गया वो क्या हो गया, डी इसमें से निकाल दीजिए, डी और ए। तो अगर 10% आप निकाल रहे हैं तो यानी कि लगभग 10 करोड़ आपका निकल गया, आपके पास में 40 था, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू बच गया 30, ये हो गया EBIT। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो बचा वो क्या बचेगा, EBT या PBT, यानी कि प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट जो कंपनी बैंक से लोन ली या किसी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के रखी है, उसका जो भी ब्याज होता है उस ब्याज को जो आप पे कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप जो है गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स पाना है उसको निकाल लीजिए। तो EBT या PBT माइनस टैक्स, आपने टैक्स निकाल दिया तो क्या बचा, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसे 100 करोड़ का रेवेन्यू था, 60 करोड़ आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट था, आपके पास में बच गया 40 करोड़। 40 करोड़ में आपने 10 करोड़ डिप्रिसिएशन निकाल दिया, बच गया 30 करोड़। अब मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब आपका 10 करोड़ किया, तो 30 माइनस 10 करोड़ आप निकाल दिए, बचा आपके पास में कितना, 20 करोड़। ये 20 करोड़ जो है ये कंपनी की नेट प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी ने सारे खर्चे निकाल दिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दिया, डिप्रिसिएशन निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया। अब इसमें से कंपनी को किसी को कुछ देना नहीं है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट यानी कि PAT डिवाइडेड बाई, मान लीजिए 100 करोड़ कमाने वाली कंपनी के पास में 1 लाख शेयर होल्डर्स है, यानी 1 लाख जो है शेयर्स हैं इसके, तो PAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 20 करोड़ था, डिवाइडेड बाई, सुविधा के लिए चलिए 1 करोड़ पकड़ लेते हैं, 1 करोड़। तो कंपनी का EPS कितना हो गया, 20, यानी कि कंपनी 20 रुपए पर शेयर जो है कमा रही है, 20 पर शेयर। मैंने हर शेयर होल्डर जिसके पास में 1 शेयर है उसको 20 रुपए की इनकम हो रही है इस कंपनी के टोटल ट्रांजैक्शन से। EPS निकल गया। अब कंपनी का जो अभी कंपनी के शेयर का जो भी करंट प्राइस है, मान लीजिए कंपनी का 200 रुपए है करंट प्राइस, तो PE कितना हो गया, 200
डिवाइडेड बाई 20, ये 0 0 काट दीजिए, पीई रेशियो हो गया इक्वल टू 20 का पीई रेशियो अगर है तो ये ठीक है, कंपनी ठीक ठाक। तो यहां पे जो ध्यान देने लायक बात ये है वो ये है कि ईपीएस जो है वो कंपनी की प्रॉफिट पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है। तो ईपीएस अगर किसी कंपनी में निगेटिव हो तो उस कंपनी में झांकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कंपनी लॉस में जा रही है। पॉजिटिव ईपीएस है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अब ठीक प्रॉफिट कमा रही है कि गड़बड़ प्रॉफिट कमा रही है, इसके अलावा वो शेयर महंगा है या सस्ता है, इसका पता केवल ईपीएस से नहीं चल पाएगा। मान लीजिए ईपीएस 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी, दूसरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने। किसी कंपनी की मान लीजिए प्रॉफिट ये 20 करोड़ है, 10 करोड़ ही रहे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम रहे, तो हो सकता है इससे ज्यादा ईपीएस दिखाई दे। तो वो ईपीएस आपको ये नहीं बता पाएगा कि ए कंपनी बी कंपनी से ज्यादा कमाती है या कम कमाती है। उसके लिए आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग में कंपनी का प्राइस शेयर का 200 रुपए है और अर्निंग पर शेयर जो है 20 रुपए है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ गया 20। तो वॉरेन बफेट या जो मैंने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि 10 to 20 के बीच में ईपीएस पीई रेशियो होना चाहिए। इंडियन मार्केट में आप थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी हायर साइड में ले सकते हैं, 10 to 25 पकड़ लीजिए, या मैक्सिमम साइड में मान लीजिए 30 है। इससे अगर ऊपर ईपीएस रहे तो इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसको नहीं लेने का। ठीक है दोस्तों, तो पी रेशियो आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपने प्राइस टू बुक वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इस ढंग के आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।